आज दो लोग हैं, एक अनिल अंबानी है, एक मुकेश अंबानी है। दोनों में से आपको पैसे लगाने के लिए देना है, किसको दोगे? आप डेफिनेटली मुकेश अंबानी को दोगे। और आपके जैसे 90% लोग मुकेश अंबानी को देंगे क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है। अब मुकेश अंबानी को देने के लिए जब ज़्यादातर लोग होंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो उस पर आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे, प्रीमियम आपका ज़्यादा लगेगा। वहीं अनिल अंबानी वाले में डिमांड होगी ही नहीं, कम डिमांड होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो इस वजह से वहाँ पे प्राइस कम लगेगा। बट प्राइस कम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अनिल अंबानी पे पैसे लगा दो, आपको मुकेश पे ही लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? ये पेन आप मुझसे कितने में खरीदोगे? 10 रुपये, 20 रुपये, मान लेते हैं आपको लगता है 20 रुपये। बट मैं आपसे आके बोलूँ कि ये पेन मैं 2000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो क्या खरीदोगे? बोलोगे कि नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस पेन की वैल्यू जो है वो 20 रुपये है या 30 रुपये है, तो आप उसको बार्गेनिंग करोगे, है ना? अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप सोचते हो कि यार ये मतलब जो भी शेयर जिस भी रेट पे मिल रहा है उस पर खरीद लेते हो। ऐसा क्यों? दूसरी चीज़, अब सेम पेन को मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली इससे आगे यूज़ करने वाले हैं, सिग्नेचर इससे ही करेंगे आने वाले टाइम में। अब आप इस पेन को 20,000 नहीं 2 लाख में भी खरीदने को तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। सेम सामान है, सेम चीज़ है, किसी और का नाम ऐड होने से मतलब ब्रांड नेम ऐड होने से उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। सेम चीज़ है। तो ये चीज़ें ही फंडामेंटल एनालिसिस में आती है कि कोई चीज़ में आपको एग्जाम्पल पता चलेगा कि यार ये सेम प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, वो भी चाय बेच रहा है, ये भी चाय बेच रहा है, बट इसकी वैल्यू 10 रुपये है, इसकी वैल्यू 100 रुपये क्यों दे रहा है मार्केट? क्योंकि मार्केट को कुछ और पता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बेसिक्स बताऊंगा कि फंडामेंटल में देखना क्या क्या है, फिर उनको जो देखना है उनको एक एक करके बताऊंगा आने वाले टाइम में, मतलब अगले वीडियोस में, कि कैसे एक एक पैरामीटर को देखना है, बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? कंपनी की वैल्यू आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से उसको शेयर प्राइस को इवेल्युएट करना कि यार ये शेयर कम पे मिल रहा है या ज़्यादा पे मिल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेडिंग यानी टेक्निकल एनालिसिस में यही फ़र्क होता है। फंडामेंटल वाला शेयर्स को कम दाम पे खरीदना चाहता है, टेक्निकल वाला ज़्यादा पे खरीद के और ज़्यादा पे बेचना चाहता है। फंडामेंटल वाला जैसे ही कंपनी कोई मान लो रिलायंस है, अब रिलायंस पे रिलायंस वर्ड जुड़ा हुआ है ना। सेम अगर मैं मान लो आइडिया है, आइडिया भी सिम बना के बेचता है, रिलायंस भी सिम बना के बेचता है, लेकिन रिलायंस को आप ज़्यादा प्रीमियम दोगे क्योंकि वहाँ पे मुकेश अंबानी का नाम जुड़ा हुआ है। तो मेरा नाम है वरुण, हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट क्या होता है। ये लगभग 6वां वीडियो है। पुराने वीडियोस देख लेना, एक एक चीज़ को इन डेप्थ बताने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझे पता है। ये पहली बात तो बिना कट के वीडियो चलते हैं, शायद आप पहली बार आए हो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हम चीज़ डिस्कस करते हैं जो आपको बाकी वीडियोस में नहीं मिलेगी, कि कैसे सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो पहले मैं पैरामीटर्स डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। एक वर्ड होता है, वॉरेन बफे ने बहुत सी बार बोला है, और कभी भी आप फंडामेंटल एनालिसिस, इस पेन को रख देता हूँ, अब 20 रुपये का ही है अभी इसको विराट कोहली यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, वॉरेन बफे एक वर्ड बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, कि ये शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब इसके लिए पैरामीटर्स बहुत सारे जोड़े जाते हैं। आज पता नहीं गर्मी क्यों हो रही है इतनी। अब इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि कंपनी अभी कितने की है, उसके बाद उसकी सेल्स कितनी आ रही है, उसके बाद उसका अभी प्राइस क्या चल रहा है, उसके बाद वो आगे आने वाले टाइम में कितना सेल करने वाली है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, मास्क बनाने वाली कंपनीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बट लोगों को पता था कि ये कंपनी आने वाले 1-2 साल में जब मास्क की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो ये कंपनी की सेल्स बंद हो जाएगी ना। अब कौन से मास्क खरीदते हो आप? तो उस समय कंपनी ऐसा नहीं करेगी। आप बोलोगे अरे यार अभी तो 1 करोड़ के मास्क बिक रहे हैं, तो ये कंपनी 10 करोड़ की क्यों नहीं है? क्योंकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी देखा जाता है। कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं मैंने लिख रखी है, जस्ट इन केस मैं भूल ना जाऊं बताने के लिए। तो एक तो है रेवेन्यू अर्निंग, कि मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, माल कितना बिक रहा है। अगर माल ही नहीं बिकेगा तो उस पर प्रॉफिट होना और ये होना, वो बाकी चीज़ें तो बाहर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। अब सेल होने का मतलब ये नहीं है ना कि मतलब लोग बोलता है ना 100 रुपये वाली चीज़ 50 में बेच रहे हैं डिस्काउंट देके कि हमारी सेल्स दिख जाए ज़्यादा। नहीं, फिर सेल होने के बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है।
प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट के हिसाब से एक चीज़ होती है पीई रेशियो। आप लोगों ने फंडामेंटल में बहुत से लोगों ने सुना होगा, अगर बेसिक्स आपको पता है। पीई होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जो शेयर का प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग कितनी है, इसको हम डिटेल में एक प्रॉपर पीई रेशियो के बारे में वीडियो बनाऊंगा। कुछ कंपनीज है जिनका पीई 10 का है लेकिन उनको बोलते हैं ये ओवर वैल्यूड है, मतलब इनके प्राइस ज़्यादा चल रहे हैं। वहीं कुछ कंपनी जिनका पीई मान लो 50 का है, 60 का है, तो वो कंपनीज सस्ती मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीई के बेस पे आप खाली डिसाइड नहीं कर सकते। एक होता है प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है, पीबी रेशियो जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। हर शेयर पे कंपनी कितने पैसे कमा रही है। अब जो चीज़ एक्चुअल में बताता हूँ, जैसे आपने रिलायंस का शेयर अभी 2,500 रुपये 3,000 रुपये का चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं जब कंपनी मान लो पूरी बंद हो गई तो शेयर होल्डर को 3,000 रुपये पर शेयर पे नहीं मिलेंगे कि कंपनी बंद हो रही है तो शेयर होल्डर्स को इतने पैसे दे दो। अगर इसी रेट पे कंपनी बेचने जाए तो उसकी होती है एक प्रीमियम देते हो आप, जो मैंने बताया ना, नाम की या ब्रांड की या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की प्रीमियम देते हो, तो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू होती है शेयर की। उसके बाद आप उस पर प्रीमियम देते हो कि आपने मान लो उस शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है और वहाँ पे अगर 3,000 रुपये का शेयर बिक रहा है तो 2,990 रुपये आप प्रीमियम दे रहे हो किसी को। प्रीमियम इसी बेस पे डिसाइड होती है कि कोई बंदा सोचता है कि मैं ज़्यादा प्रीमियम पे आगे इसको किसी और को बेच पाऊंगा। कंपनी आज बंद होती है तो हर शेयर की फेस वैल्यू, एक स्क्रीन शेयर करके एक एक शेयर का एग्जांपल लेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी बेसिक समझने की कोशिश करो। और एक और चीज़ें, जो सीरीज़ बना रहा हूँ जस्ट फन के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको इन डेप्थ समझ सको। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सकती है आपके लिए। फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ें सीख गए ना, क्योंकि लाइफ में कहीं भी बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पैसा तो कमाने वाले हो ना। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कैसे चलता है वो समझ में आएगा। अगर आप मान लो खुद की जॉब करते हो तो लाखों रुपए कमाने वाले हो, करोड़ों रुपए कमाने वाले हो अगले 25-30 साल में, तो उस पैसे का करोगे क्या? कहीं ना कहीं बिजनेस में लगाओगे। तो कहीं गलत बिजनेस में ना लगा दो, इसलिए ये समझना ज़रूरी है और नोट्स बनाना ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा और सब वो होता है ना, आगे पात पात पीछे सपाट, ऐसा कुछ एक कहावत होती है, तो वैसा ही हो जाएगा। हमें सीखते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए। फ्री टाइम में वीडियो देखना आराम से, और फ्री टाइम रोज़ का 10-15 मिनट का वीडियो डलता है। मान लो 25-30 वीडियो भी डलेंगे तो महीने भर में आपको पूरा स्टॉक मार्केट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने डिसीजंस ले सकते हो। आप लोग मैसेज करते हो ना कि यार ये शेयर खरीदूँ बेचूँ, तो वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। खुद के डिसीजन खुद लेना पड़ेंगे। और अभी तो जैसे मान लो 1 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए लगाए हैं, वो 2 लाख रुपए के लिए आप एडवाइस ले रहे हो कि यार ये वाला शेयर खरीद लूँ, वाला शेयर बेच दूँ। आने वाले टाइम में क्या 1-2 लाख पे ही टिके रहना है? कभी 1-2 करोड़ पे पहुँच गए और किसी और के कहने पे आपने पैसे लगा दिए और वो पैसा डूब गया, तो फिर क्या करोगे? बट यहाँ एटलीस्ट खुद को पता होगा ना कि क्या ये बंदा बोल रहा है, खुद भी एनालिसिस कर पाओगे। इसीलिए इन वीडियोज़ को इन डेप्थ पूरा देखना, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा। बीच बीच में कोई ना कोई इसी एग्जाम्पल में यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि रैंडम वीडियोज़ हैं, तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पे, तो पुराने वाले 6 वीडियो देख लेना कि स्टॉक मार्केट ज़रूरी क्यों है, कौन स्टॉक मार्केट चलाता है। स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस जब 4-5-10 वीडियो में नहीं 6 वीडियो बनाए हैं टू बी प्रिसाइज, तो पूरे एक जर्नी के थ्रू हम चल रहे हैं। पूरा एक कोर्स है। अगर आप डायरेक्ट छठे वीडियो पे आओगे तो शायद आपको ऊपर से जाने लगेगा। एक तो मेरा बताने का स्टाइल, और शुरू से आप देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने पहले क्या क्या चीज़ें बताई हैं, NSE BSE क्या होता है, कैसे होता है। एक 5वीं 6ठी के बच्चे को भी, अगर आपके घर में कोई है तो उसको भी स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए आप ये सीरीज़ रेफर कर सकते हो। बहुत बेसिक लेवल से एग्जाम्पल के साथ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस पर वापस आते हैं। 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझना, अंग्रेजी पे नहीं जाते हैं। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, गिनती वाला। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या आता है कि कंपनी के जो भी नंबर गेम है कि कितना पैसा कमा रही है, कितना डेट है कंपनी पे, कितना कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड वाली चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। डिविडेंड क्या होता है? लाभ अंश बोलते हैं। पूरा डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है। तो डिविडेंड कितना देती है कंपनी, की सेल्स कितनी हो रही है, कंपनी का रेवेन्यू, मतलब सब मिला के प्रॉफिट कितना बच रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, जिसको पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैंने कोई इकोनॉमिक्स में ना कोई डिग्री नहीं की है, तो मुझे जो जो खुद ने सीखा है ग्राउंड लेवल पे वही पता है, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ इन डेप्थ, है ना। तो आप, हो सकता है कोई मैं टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ कर लूँ, मुझे फॉर्मूलाज नहीं पता है, बट मुझे ग्राउंड की बेसिक
अंडरस्टैंडिंग है जो कि एक आम आदमी को होनी चाहिए। जो लोग सारे वीडियो देखेंगे सबके पास कोई इकोनॉमिक्स की या कॉमर्स की डिग्री नहीं होगी ना, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का होगा। इसीलिए सबको समझ में आए उस भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने बताया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, फिर उसके बाद कंपनी में डेट है तो उस पर इंटरेस्ट कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ती है। तो ये नंबर गेम जहाँ पर भी आ रहा है वो हो गया क्वान्टिटेटिव, क्वांटिटी जहाँ पर यूज़ हो रही है। फिर एक होता है क्वालिटी वाइज, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें आप कंपनी का मैनेजमेंट देखते हो। सेम आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो कि आपको देखना पड़ेगा इसका फंड मैनेजर कौन है। क्योंकि आप कंपनी में, जैसे मैंने बोला कि मैं मान लो यूट्यूब चैनल चलाने वाला हूँ, मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, और मैं इसको 10 साल में इतने पे ले जाऊँगा, तो आपको बंदे को भी तो देखना पड़ेगा ना, इसकी पुरानी ग्रोथ क्या रही है, कैसे खुद को प्रूव करेगा, बाकी चीज़ें सारी। अगर आपको आज 2 लोग हैं, एक अनिल अंबानी है, एक मुकेश अंबानी है, दोनों में से आपको पैसे लगाने के लिए देना है, किसको दोगे? आप डेफिनेटली मुकेश अंबानी को दोगे, और आपके जैसे 90% लोग मुकेश अंबानी को देंगे क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है। अब मुकेश अंबानी को देने के लिए जब ज़्यादातर लोग होंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो उस पर आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे, प्रीमियम आपका ज़्यादा लगेगा। वहीं अनिल अंबानी वाले में डिमांड होगी ही नहीं, कम डिमांड होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो इस वजह से वहाँ पे प्राइस कम लगेगा। बट प्राइस कम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अनिल अंबानी पैसे लगा दो, आपको मुकेश पे ही लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? यही छोटे छोटे एग्जांपल्स वो वीडियो के बीच में आ जाते हैं, कोई स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है। तो क्वालिटेटिव मैंने बता दिया, क्वांटिटेटिव हो गया आपका नंबर गेम, क्वालिटेटिव हो गया आपका कि बंदा कौन है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी क्वांटिटी में क्वालिटी में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली कि कौन सी कंपनी का प्रमोटर कैसे देखना है, प्रमोटर का बैकग्राउंड कैसे देखना है। जैसे बजाज के शेयर, अभी बजाज हाउसिंग वाला डबल पे क्यों खुला? क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि हाँ पिछले 20, 30, 40 साल से कंपनी चल रही है। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे वीडियो रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ सको और उसको डाइजेस्ट कर सको, ग्रैस्प कर सको। ऐसा नहीं हो कि बस आगे आगे चले जा रहे हैं और समझ में पुराना वाला भूलते जा रहे हैं। आराम आराम से समझना, नहीं समझ में आए वापस जाके रिपीट पे देखो, नहीं समझ में आए फिर उसके बाद भी तो कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में उनको कवर कर सकूँ। जबकि मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से धीरे धीरे, जनरली मेरा पेस बहुत तेज़ है बोलने का, बट मैं आराम आराम से बोल के जो पुराने वीडियोस के थ्रू और इसमें बता रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट में, मैसेज इंस्टाग्राम वगैरह पे करके पूछो, और वीडियो को उन लोगों को भी भेजो जिनको स्टॉक मार्केट सीखना है। जो ऑलरेडी धुरंधर हैं, एक्सपर्ट है, उनको मत भेजो। फालतू के लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए उनको। जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनको वीडियो शेयर करो। अभी बहुत हम धीरे धीरे एडवांस पे बढ़ते जा रहे हैं। अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है। बैलेंस शीट में देख लोगे आप जाके, खाली कंपनी बेच रही है, मान लो पता चला वहाँ लॉस मेकिंग है, तो क्या उसमें पैसे लगाना है, नहीं लगाना है, स्टील में कब लगाना है, कंज्यूमर में कब लगाना है, कम्युनिकेशन वाले शेयर्स में, टेक्नोलॉजी शेयर्स में कब लगाना है, क्या यूएस का फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि खाली ये नहीं होता ना कि आपने कंपनी आइडेंटिफाई कर ली, ये कंपनी यहाँ से ग्रो करेगी, बट वो हो सकता है जो अगले 10 साल में ग्रो करने वाली है उसको उन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। स्टॉक मार्केट आने वाली चीज़ों को पहले ही डिस्काउंट करके चलता है। उनको पता होता है कि अगले 6 महीने में ये होने वाला है, तो कंपनी या तो पहले ही से शेयर गिरने लगता है या पहले से ही बढ़ने लगता है। तो हमें भी पहले आगे का विजन रखना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है एक बिजनेस को इवेल्युएट करना। मैं जनरली फंडामेंटल एनालिसिस को सेकेंडरी रखता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं टेक्निकल पे फोकस करूँ। टेक्निकल का मतलब होता है कि प्राइस जो है शेयर का, वो प्राइस खुद ही बता देगा। अगर कंपनी का शेयर नीचे गिरे जा रहा है, जैसे कि यस बैंक के साथ हुआ था, तो कोई ना कोई वजह होगी ना। आप तक जब तक खबर पहुंचेगी तब तक पता चला कि वो शेयर आपका 50% गिर गया। तो टेक्निकल एनालिसिस में लॉन्ग रन में लोग क्यों लॉस कर लेते हैं? क्योंकि उनका खुद का इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है। फंडामेंटल में बहुत सी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, जो अंदर की बातें होती है, हम तक पहुंचती ही नहीं है। जब तक हम तक पहुंचती है तब तक वो शेयर कोई बड़ा आदमी बेच के निकल चुका होता है, और जब सब बेचने पे आते तो हमें लॉस में बेचना पड़ता है। तो दोनों का मिक्सचर करके टेक्नो फंडा इसको बोलते हैं, टेक्नो फंडा एनालिसिस, जिसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों करते हैं। हम वही करके, मेरी 74 स्टॉक्स की लिस्ट है, वो मैं आने वाले टाइम में शेयर करूँगा। तो आराम आराम से सीरीज़ को देखना, लगभग 1 महीने में पूरा कंप्लीट कर देंगे अपन। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरी टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजीज़ पे बढ़ेंगे कि कैसा पैसा कमाना है, कैसे म्यूचुअल फंड करना है, वो बाकी चीज़ें। तो अभी तक आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप एंड तक वॉच कर रहे हो, पूरे वीडियोस देखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
आगे भी देखते रहना, इसी तरीके से प्यार दिखाते रहो, लाइक कर दो, शेयर कर दो जिसको ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया घर में बच्चे हैं तो उनको भी ये सीरीज़ शेयर कर दो ताकि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस उम्र से ही लगने लग जाए, क्योंकि होता है ना कि यार ये बचपन में बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आने लगती है, तो वो फिर आपसे डाउट पूछेंगे, घर में डिस्कशन होगा तो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ सबकी हो पाएगी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग अटक गए पूरी फैमिली, तो उस पर डिस्कस करो। ग्रो ऐसे ही करना है कि मिडिल क्लास में रह के ही मर जाना है ना। अपनी जो मिडिल क्लास से अपर क्लास है उसके बाद फिर वेल्दी उसमें जाना है आने वाली जनरेशन्स को, तो पहले सीखना पड़ेगा। घर में डिस्कशंस इस तरह के करने पड़ेंगे, बिग बॉस के डिस्कशंस बंद करने पड़ेंगे, ये वाले डिस्कशंस करोगे तो ही कुछ होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश करूँगा आज ही एक और वीडियो डाल दूँ, और आज देख लो गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।